हाय एवरीवन। आज मैं एक ओनरशिप रिव्यू करने वाला हूँ Volkswagen टाइगन का एंड वी हैव नन अनदर देन मिस्टर गुलशन यादव। हाय भैया। हाय। इनका अपना भी चैनल है हम तुम यात्री, एक बार आप वो चैनल भी जाके प्लीज चेक कर लेना एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। सो ये मॉडल हमारे पास कौन सा है? दिस इज दी Volkswagen टाइगन हाईलाइन मॉडल है ऑटोमेटिक में, जो कि इसमें दो आ रहे हैं। अपना आपको पता ही होगा इंजन के 1.0 TSI और GT 1.5 GT। तो ये अपना 1.0 TSI वाला है ऑटोमेटिक में हाईलाइन मॉडल। ये कितने का पड़ा था आपको? ये उस टाइम मेरे को अराउंड कॉस्ट हुआ था 15,60,000 रुपये का। ओके, सही टाइम पे ले ली क्योंकि Volkswagen वाले तो उसके बाद प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं अपनी गाड़ियों के। अब तो ये अप्रोक्स 16,10,000 के आसपास है। अच्छा, 50,000 अप्रोक्स बढ़ चुके हैं। तो जब 16 लाख की हम कैटेगरी देखते हैं तो हमारे पास काफी ऑप्शंस होते हैं, कोरियंस, फिर उसके बाद टाटास, महिंद्रास। तो हाउ कम यू लैंडेड अप टू दिस Volkswagen कैसे? एक्चुअली ना, जो आप बात कर रहे हो कोरियन, तो क्रेटा हमारे पास डीजल में थी ऑलरेडी, और स्विफ्ट मेरे पास थी डीजल की। उसको मैंने बेच दिया था क्योंकि 9 साल हो गए थे उसको। तो अब फिर मुझे चाहिए थी दूसरी पेट्रोल गाड़ी जिसको मैं 15 साल रख सकूं, क्योंकि मैंने 9 साल स्विफ्ट को चला लिया था। उसके बाद भी उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी थी नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम जो रहती है मारुति की गाड़ियों में, बिल्ड क्वालिटी की, वो मुझे उसमें भी लग रही थी। तो उसके बाद मैं एक ट्रिप पे गया था, तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त के पास Volkswagen की पोलो गाड़ी है। तो उसने मेरे को बोला कि एक बार आप इस गाड़ी की भी ट्राई लो, क्योंकि उस टाइम पे मैंने किया सेल्टोस बुक कर रखी थी। फिर मैंने इस गाड़ी की ट्राई ली, तो मैंने किया सेल्टोस को कैंसिल कर दिया और फिर मेरा इस पे दिल आ गया। अच्छा, आपने MG की गाड़ी नहीं ट्राई करी? नहीं, मेरी पहली पसंद MG की एस्टर ही थी। हाँ। लेकिन उसमें आपको पता है 2 इंजन आते हैं, एक टर्बो एक नॉन टर्बो। तो मेरे को जो टेस्ट ड्राइव मिली वो नॉन टर्बो की मिली, तो वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाई। ओके। तो इसलिए मैंने उसको लुक की वजह से गाड़ी लेना मैंने ठीक नहीं समझा। MG और एक्चुअली गलत गाड़ी दी थी टेस्ट ड्राइव के लिए, वो टर्बो पहले दे देते। टर्बो शायद दे देते तो बहुत अच्छा रहता। हाँ। तो लेकिन एक उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये था कि यार गाड़ी पता नहीं ज़्यादा चला लूँ, क्योंकि स्विफ्ट भी खैर हमारी गाड़ी ज़्यादा चली नहीं थी। साल की 10,000 किलोमीटर इतनी चलती है। तो जब साल की अगर हमारी 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलनी है तो क्यों ना पेट्रोल की ली जाए। तो इस वजह से फिर मैं पेट्रोल पे ही गया। और फिर सोचते हैं पेट्रोल में लोग बाग किया सेल्टोस में भी CNG लगवा लेते हैं, क्योंकि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है। टर्बो में भी लोग बाग लगा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कितना सक्सेस है कितना नहीं है। लेकिन आजकल आपको पता ही है कि CNG का और पेट्रोल डीजल सबका रेट एक ही हो चुका है। तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो इससे अच्छा अपना पेट्रोल लो, सही है भाई। कम रनिंग में मैं सेटिस्फाई हूँ इससे। अगर मेरी 10,000 किलोमीटर रनिंग है साल की, तो पेट्रोल के लिए जाना मुझे अच्छा लगा। ओके, तो पेट्रोल का लेके आपको ऐसा कुछ वो पछतावा हो नहीं रहा? नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। एक्चुअली मैंने कभी भी ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव नहीं की थी, और मुझे चाहिए था कि यार जब बड़े बड़े लोग ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हैं तो क्यों ना हम भी बड़े लोग वाली फीलिंग ले लें। बड़े लोग ना हैं तो क्या हो गया। तो इसलिए मैंने ऑटोमेटिक ली। और स्टार्टिंग में मेरे को काफ़ी इशू आया, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था कि भाई मैं ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, तो इससे माइलेज कैसे निकालते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं इससे माइलेज नहीं निकाल पाया बिल्कुल भी। पता नहीं क्या 6 और 7 की मुझे माइलेज मिल रही थी, जो कि एक बहुत ही मतलब डरावने वाली माइलेज है। सब कहते थे यार इससे अच्छी माइलेज तो BMW मर्सिडीज की गाड़ी दे देती है। तो मुझे भी लगती थी वो बात, यार 6 की माइलेज तो बहुत ही कम है। लेकिन जैसे जैसे मुझे इस गाड़ी की आदत हुई, तो मैं इसको जानने लगा, ये मुझे जानने लगी, तो हम माइलेज में इंप्रूवमेंट हो गई। मैंने सुना है कि जो इसका 1 लीटर TSI इंजन है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है थ्रॉटल इनपुट को लेके। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा डिप्रेस कर दो तो माइलेज एकदम कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ऐसा ही था स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें अब वो पिकअप चाहिए। तो देखो वो ये आपके लिए नहीं है। फिर ऑटोमेटिक आप लो मत। अगर ऑटोमेटिक में आप एकदम पंच करोगे तो फिर आपकी माइलेज डाउन होगी। और दूसरी बात ये है कि ऑटोमेटिक में एकदम से पेडल डिप्रेस करने का वैसे भी फायदा नहीं है, क्योंकि हल्का सा लैग भी आता है। आई थिंक वो मैनुअल वाली बात तो वैसे तो देखो लैग तो हर एक ऑटोमेटिक गाड़ी में है, जितनी भी मैंने और चलाई, यहाँ तक कि फॉर्च्यूनर गाड़ी में भी है। लेकिन फॉर्च्यूनर से भी कम लैग है इनकी ऑटोमेटिक गाड़ियों में, Volkswagen वालों की में। तो मैं ऑटोमेटिक जब मैंने इसको चलाया ना, तो मैं जैसे आपको बताया कि सेल्टोस बुक कर रखी थी IMT, जिसमें कि क्लच नहीं आती, हाफ ऑटोमेटिक कह सकते हैं हम उसको। तो फिर मैंने सोचा कि यार फुली ऑटोमेटिक लो, जो फुली ऑटोमेटिक का आपको मजा मिल रहा है उतने लगभग उतने ही प्राइस में। तो मुझे अच्छी लगी, मैं सेटिस्फाई हो गया इसकी फर्स्ट टेस्ट ड्राइव में। ओके। बाकी इसका एक कजन भी है, स्कोडा कुशाक। तो आई थिंक दोनों बराबर हैं। सो इसमें ऐसी कौन सी चीज थी विच अट्रैक्टेड यू टुवर्ड्स दिस कार? एक्चुअली जैसे मैंने बताया, मेरे दोस्त के पास Volkswagen पोलो थी। तो बस वो Volkswagen एक नाम आ गया था दिमाग में। और दूसरी चीज कि मुझे इसकी थोड़ी सी ना लुक उससे अलग लगी और अच्छी लगी। एक्चुअली दिमाग में ये नहीं रहता ना कि नाम स्कोडा और Volkswagen दोनों एक ही है, लेकिन हम शुरू से ही सुनते आए हैं कि यार स्कोडा का बहुत ज्यादा मेंटेनेंस रहता है ये वो। तो वो स्कोडा का नाम ही उस पर हो गया।
और दूसरी चीज मुझे इसकी जो बैकलाइट है वो अच्छी लगी। कुशाक का जो स्टीरियो प्लेसमेंट है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, डैशबोर्ड भी इतना अच्छा लगा। इसकी जो फिट एंड फिनिश है वो मुझे अच्छी लगी। जैसे कि हम ब्रेजा और जो भी अपनी ग्रैंड विटारा वगैरह आई है, तो उसमें क्या है कि डैशबोर्ड से जो जस्ट एक स्टीरियो होता है जो वो थोड़ा उठा के दे देते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा सामने की चीजों को देखने में विजिबिलिटी को हैम्पर करता है, कम कर देता है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और स्टीरियो का रिस्पॉन्स भी इसका बहुत अच्छा है भाई। जो टच स्क्रीन सेंसिटिविटी है बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा, मतलब इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में नहीं है। ओके, ट्राई करेंगे इसको। और मेरे को ये पूछना था कि सर्विस और मेंटेनेंस को लेके जर्मन कार्स को लेके थोड़ा सा डर लगा रहता है, बिकॉज स्कोडा जब पहले आती थी तो उसकी सर्विस और मेंटेनेंस में अच्छा तेल निकल जाया करता था लोगों का। वो एक्चुअली जो ये इस तरह की बातें करते थे ना, वो जिनके पास डीजल गाड़ी थी ना वो करते थे। और आपको पता ही है स्कोडा और वोक्सवैगन दोनों ही ने अपने डीजल प्रोडक्ट ऑलमोस्ट बंद कर दिए हैं पिछले कई सालों से। तो अभी ये इसका सिर्फ पेट्रोल में ही आ रहा है, आपको पता है। तो पेट्रोल में अभी एक्चुअली मैंने इसकी कोई पेड सर्विस तो कराई नहीं है। अभी दोनों जो सर्विस हुई है इसकी, एक 1000 किलोमीटर पे, एक 5000 किलोमीटर पे, तो वो दोनों फ्री थी। ओके, और बाकी इसमें आई थिंक सर्विस मेंटेनेंस पैकेज भी आता है ना? हाँ, इसमें उसका जो पैकेज आता है उसको एसयूवी पैक बोलते हैं। और उसका जब टाइम आएगा जो कि इसके 15,000 किलोमीटर पे सर्विस पे होना है वो, तो उसमें मैं आपको फिर बताऊंगा कभी मौका मिलेगा तो, कि उसमें शायद उसका जो ऑयल वगैरह है वो सब वो फ्री डालें। ओके ओके। बाकी कोई चीज़ अगर चेंज होनी होगी वो फ्री में करेंगे या उसके चार्ज करेंगे? ऑयल वगैरह का जो भी है, मतलब जो फर्स्ट सर्विस जो इसकी हम बेसिकली बोलते हैं, तो चेकअप, रूटीन चेकअप होता है पहली सेकंड सर्विस तो। और जो थर्ड सर्विस होती है उसमें हमारा ऑयल वगैरह जो चेंज होता है वो होता है। तो उसमें जो भी ऑयल वगैरह जो चेंज होगा वो भी फ्री होगा हमारा। अच्छा, ऐसा उन्होंने बोला था मुझे। कम से कम ये सोचो कि 1-1.5 साल तो कम से कम गाड़ी हमें एक तरह से हमारा जीरो मेंटेनेंस पे चल रही है। बाकी एक मैंने सुना था काफी लोगों से, और आपकी भी मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, तो उसमें एसी की काफी दिक्कतें लोगों ने बताई थी। जैसे ही मैं स्टार्टिंग में, एक्चुअली मैं इसको 27 अप्रैल को मैंने जैसे गाड़ी परचेज करी, तो उस टाइम पे काफ़ी गर्मी होती है। नेक्स्ट डे जैसे ही मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रहा था, तो मुझे यार इसका एसी में काफ़ी दिक्कत लगी। उस टाइम पे 44-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था। मैंने सोचा शायद आज गर्मी ज़्यादा है इस वजह से लग रहा होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं था, इसमें मेजर प्रॉब्लम थी। तो फिर मैंने वो उस दिन ऑब्जर्व करके नेक्स्ट डे मैं इसको सर्विस सेंटर लेके गया, तो वहाँ पे जाके भी उन्होंने चेकअप वेकअप किया। उन्होंने अपने सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह से देखा, तो उन्होंने भी मानी कि हाँ इसमें एसी की दिक्कत है नए प्रोडक्ट में। अब मैं चाहता तो उन पे कुछ अलग तरह से कार्रवाई भी कर सकता था, और वो मानते भी उस टाइम पे, लेकिन मैंने सोचा ठीक है चलो यार मशीन है, दिक्कत आ गई तो आ गई, चलो। उन्होंने लेकिन मेरा रिजोल्व कर दी प्रॉब्लम। तो अभी फिलहाल गाड़ी ठीक चल रहा है, एसी भी ठीक चल रहा है और गाड़ी भी ठीक चल रही है। तो इन्होंने शायद गैस रिचार्ज करी थी ना? हाँ, उन्होंने बोला कि शायद इसमें गैस लीक होगी, हम गैस डाल देते हैं। तो मैंने बोला गैस नहीं डालनी है, पहले गैस का पूरा चेक करो कहाँ से गैस लीकेज है। लेकिन उन्होंने चेक किया कि गैस लीकेज भी नहीं थी, तो शायद पता नहीं कैसे गाड़ी खड़ी खड़ी में तो गैस शायद कम होती नहीं है। अच्छा। लेकिन उन्होंने गैस डाली तो ठीक चला। गैस डालने के बाद से लेके अब तक ठीक है इसका एसी? हाँ, अभी तक ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से इसमें ना कुछ ऐसा शायद कुछ सिस्टम दिया है कि ऑटोमेटिकली एसी कट कर जाता है, जिससे कि माइलेज इसकी अच्छी रहे। अच्छा। तो उसके लिए उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया है। अभी देखते हैं नेक्स्ट गर्मी में कैसा रहता है। बट ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल दे रहे हो तो फिर ड्राइवर के हाथ में होना चाहिए ना कि वो कितना टेम्परेचर मेंटेन करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि उनको क्या पता कि हम यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में भाई कितनी गर्मी है, वो उन्होंने पता नहीं पहाड़ों के हिसाब से गाड़ी बना दी है। तो ये थोड़ा सा लगता है। बाकी इस गाड़ी के बारे में आपको पॉजिटिव्स क्या लगते हैं और नेगेटिव्स क्या लगते हैं? पॉजिटिव्स तो इस गाड़ी की, देखो मैंने जब ये गाड़ी ली थी तो एनकैप रेटिंग आई नहीं थी। तो उस टाइम पे उन्होंने, कंपनी वाले ने मेरे को बोला था कि भाई ये 4 स्टार गाड़ी है। तो मैंने सोचा चलो, हम सेल्टोस ले रहे थे 3 स्टार, तो कम से कम एक स्टेप आगे गए, 4 स्टार आ गई। लेकिन अब मुझे पता लगा जब कि भाई 5 स्टार गाड़ी है, तो एक अंदर से खुशी भी हुई, कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आ गया कि यार इंडिया की सेफेस्ट गाड़ी में चला रहा हूँ, जो मेरे बच्चों को और मेरी फैमिली को एक सेफ्टी प्रदान करेगी भाई गाड़ी। अच्छा, नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव इसका ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो चीज़ हमें पता हो और फिर पता होते हुए हम वो चीज़ ले लें, तो फिर वो नेगेटिविटी नहीं कहेंगे उसको कि भाई। जैसे कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो इसके सेगमेंट की गाड़ी है, उससे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है। 188 है। हाँ, 88 है, जैसे कि सब क्रेटा की 200 है, क्रेटा की 190 है, इको स्पोर्ट की 200 है। हाँ, क्रेटा की 190 है। अच्छा, वरना फिर तो ठीक है। फिर तो ठीक है। वैसे कहीं टिकती तो नहीं हुई है ना ये? नहीं, अभी तक कहीं टच नहीं हुई। मैं बहुत ही सॉफ्टली, जब ऑटोमेटिक गाड़ी ले रहे हैं तो जैसे जो गलती मैंने की है और ना करें, कि भाई इसको थोड़ा चलाने का तरीका अलग है। हमें लाइट फुट से गाड़ी चलानी होगी अगर अच्छी माइलेज निकालनी है, और मजा भी आता है यार। ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने का एक अलग मजा है। हम दिल्ली गुड़गांव जैसे सिटी में रहते हैं, तो ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए ही चाहिए भाई। बिल्कुल। अच्छा, मेरे को एक चीज पूछनी थी, जैसे गुड़गांव में बारिशों में बहुत पानी भर जाता है, तो कभी ऐसा आपने वाटर वेडिंग डेप्थ चेक करी है इसकी? कभी फ्लडेड एरिया में या ज्यादा पानी वाले एरिया में कभी जाना हुआ है? ऐसा खैर हमें कोई
वो फायर ब्रिगेड में नहीं है कि आग बुझाने के लिए जाना है तो भाई हमें गाड़ी लेके ही जानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई इमरजेंसी काम हमें आज तक तो पड़ा नहीं है कि भाई हमें एक्चुअली वो जो फ्लाईओवर के अंडरपास वगैरह होते हैं वहां पे ज्यादा पानी भरता है। वहाँ तो बहुत ज्यादा हाँ, होता बस है, वही बट कई है। बार सेक्टरों की दुकानों में भी काफी ज्यादा पानी होता है, मैं देखता हूँ। नहीं है वो उस एरिया में मैं नहीं रहता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, क्योंकि मैं इको स्पोर्ट चलाता हूँ और कई बार काफी ज्यादा हाई वाटर लेवल वाली जगहों के अंदर मैं गाड़ी लेके गया हूँ, तो वैसे तो कभी दिक्कत हुई नहीं, बट इंजन के नीचे जो इसका इंजन। एक्चुअली आपने देखा होगा अभी ना क्या कर रखेंगे कि कंपनियां चेंज हो रही है। पहले क्या होता था कि यहाँ पे कि साइड बिडिंग दे देते थे, ये क्लैडिंग नहीं होती थी। हाँ। और क्लैडिंग का रीजन मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है वो यही है कि यहाँ किसी जो पार्ट होता था ना हमारा पानी में जाकर जंग पकड़ लेता था। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अब ये प्लास्टिक है तो ये जंग भी नहीं पकड़ेगा मोटी मोटी अच्छा। गाड़ियों में, मुझे ये रीजन लगता है। और ये ठीक है। अब हम देख रहे हैं नई वाली ब्रेजा में ये क्लैडिंग यहाँ तक दे दी, तो यार वो तो अच्छी भी नहीं लगती है। मुझे तो वो इसका अच्छी लगती है। मुझे इसका एडवांटेज ये लगता है कि कम से कम कोई बाइक वाला जब बहुत ज्यादा इधर से उधर से जाने की कोशिश करता है, तो कम से कम उसका वो जो पेडल वाली जो वो होता है एक्सटेंशन, वो रगड़ता नहीं है गाड़ी वो में। सबके अपने अपने आपने अपने तरफ से एक बता दिया, मैंने अपनी तरफ से एक बता दिया। गाड़ी प्रोटेक्टेड रहती है स्क्रैचेस से। खैर स्क्रैच से तो क्या ही बचेगा। हाँ जी। स्क्रैच तो पता नहीं क्या क्या। अब आपने मेरी गाड़ी भी पीछे से यहाँ से देखोगे आप तो यहाँ से भी थोड़ी बहुत स्क्रैचेस है और दूसरी साइड में तो और ज्यादा स्क्रैचेस है। हाँ हाँ। अब आजकल एक जोक चल रहा है कार्टून वाला, उसमें सिर्फ एक ही वर्ड बोलते हैं और वो समझ जाते हैं, वुमेन। तो ये सब उनका है। मेरी गाड़ी खड़ी थी और आके मेरी गाड़ी इस साइड से भी बिठा दी और उस साइड से भी मतलब बिठा इस तरह से करी है कि क्लैडिंग को कुछ नहीं हुआ, ये हमारी दी। है। हाँ, मार दिया। और ऐसी उस तरफ से अच्छा, क्या बात है, सिमेट्री बड़ा- मेंटेन करी है। बड़ा दुख होता है ना वो कोई गाड़ी नई गाड़ी I आपकी टच know. करके निकलता है। और क्या है कि जब कोई भी लेडीज गाड़ी चला रही हो तो हम उनको ज्यादा कुछ कह भी नहीं। तो ये मेरे साथ हुआ है, मैंने झेला है, मैंने बर्दाश्त किया है। तो ये मैं सभी लेडीज को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि अच्छी ड्राइवर नहीं होती, हाँ होती है अच्छी ड्राइवर भी। बाकी मुझे एक चीज बताओ, मान लो कि आपके पास दोबारा बजट हो 16 लाख का, वुड यू बाय द सेम कार? नहीं, मैं एक्चुअली अभी मैंने आपने तो शायद ग्रैंड विटार का रिव्यू कर लिया है, मैंने ग्रैंड विटार और हाई राइडर अभी नहीं देखी है प्रैक्टिकली। तो मैं पहले उनको देखूंगा। वो दो गाड़ी हैं जो मुझे मतलब अच्छी लगी है फिलहाल। पहले मैं उनको देखूंगा, अगर मुझे वो पसंद आई तो शायद मैं उनकी तरफ जाऊं, अदरवाइज मैं इसी गाड़ी की तरफ जाऊंगा। क्योंकि मुझे माइलेज का जो इशू था वो मेरा अब रिजोल्व हो ही गया है, जैसे कि थोड़ा मुझे इसकी आदत हो गई है। तो बस फिर तो मैं टाइगून ही लूंगा। तो अभी फिलहाल माइलेज कितनी मिल रही है जैसे आपको? मैं अभी नॉन एसी चला रहा हूँ तो मुझे लोकल में ये गाड़ी 12 की माइलेज दे रही है, 11-12 माइलेज, जो कि बहुत अच्छा माइलेज है एक ऑटोमेटिक गाड़ी के लिए। और हाईवे पे ये अगर मैं नॉन एसी चलाऊंगा तो 16-17 की माइलेज मेरे ख्याल से इजीली निकाल देगी। अभी हाईवे पे मैं लेके नहीं गया हूँ इसको। जब मैं लेके गया था तो मैं एसी में लेके गया था, उस टाइम पे मुझे 14 के आसपास की माइलेज इसने दे दी थी। इन्होंने पहले 6-7 की माइलेज एक्सपीरियंस कर रखी है, तो ये कह रहे हैं कि मुझे 11-12 की मिल रही है, जो बहुत अच्छी है। बिल्कुल। और मैं 6 की माइलेज निकालते हो तो यार वो एक शॉकिंग है। और मैं नहीं, जिसने भी मेरे से माइलेज पूछी थी कि वो टिगवान थी इससे ऊपर वाला, तो वो भी डर गए थे कि यार 6 की माइलेज। और मैं चलाता हूँ डीजल इको स्पोर्ट, तो मेरे को मिलती है 15-16 की माइलेज, वो भी सिटी में। तो मेरे को तो 11-12 बहुत कम लग रही है। अब जो चीज मुझे कम लग रही है वो इनको इतनी ज्यादा लग रही है। एक्चुअली मेरे पास, मैं बता रहा था कि क्रेटा भी है डीजल की, तो वो मुझे 20 प्लस की माइलेज देती थी और ये एकदम से उसके आधी से भी कम हो गई थी माइलेज। लेकिन गाड़ी को आप जितना चलाते हो ना उतना ही आप गाड़ी को जानते हो। और फिर जब आप गाड़ी को जान जाते हो तो आप उससे अच्छी माइलेज इजीली निकाल। सारी गाड़ियों को जानने का एक ही तरीका है कि बी लाइट फुटेड। बिल्कुल, ये तो पहला तो है ही बेसिक चीज यहाँ पे हमें पता होनी चाहिए ड्राइविंग की। अब इलेक्ट्रिक का अलग तरीका है चलाने का और ऑटोमेटिक पेट्रोल का अलग है और डीजल गाड़ी का। नेक्सन के अंदर भी मैंने देखा है कि ड्राइविंग स्टाइल पे बहुत डिपेंड करता है। कुछ लोग 300 भी निकाल रहे हैं, कुछ लोग बेचारे 200 भी नहीं निकाल पा रहे। ऐसा ही है। नेक्सॉन का तो क्या ही बात करूं। सो ड्राइविंग स्टाइल पे बहुत फर्क पड़ता है। बाकी भैया थैंक यू सो मच फॉर द ओनरशिप रिव्यू। कोई दिक्कत नहीं है, वेलकम आपके लिए और चलो इनके लिए भी। ऑल राइट, चलो बाय।